इस बीच नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम कुमार से ईओयू पूछताछ करेगी। आरोप है कि नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद सिकंदर यादवेंदु के कहने पर प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया। कल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा था प्रीतम से पूछताछ होनी चाहिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, जानकारी मिल रही है ईओयू ने कब तलब किया प्रीतम कुमार को और वो क्या सवालों की फहरिस्त है जो ईओयू ने प्रीतम कुमार के लिए तैयार की हुई है? प्रकाश कुमार। जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपका सवाल सुन रहा था अभिषेक उपाध्याय से। दरअसल शिक्षा विभाग जो है वो ये चाहता है, केंद्रीय शिक्षा विभाग, कि कोई पुख्ता आधार मिले जिस आधार पर आगे की कोई कार्रवाई की जाए। इसीलिए ईओयू को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि यहाँ की जो ईओयू है वो जांच कर रही है प्रश्न पत्र लीक मामले की नीट के। तो ऐसे में उनके पास जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, जो पुख्ता सबूत बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, तो वो क्या आधार बन सकता है। तो उसी में एक ये भी कड़ी है, जो पीएस है तेजस्वी यादव के प्रीतम कुमार, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं, उनसे पूछताछ की जानी है। उनसे पूछताछ करने का मकसद ये है कि जो सिकंदर यादवेंदु जो करीबी थे, जिनके फ़ोन कॉल पर उनको एनएच के गेस्ट हाउस में रुकाया गया था, उस रुकवाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। कहीं प्रश्न पत्र लीक के मामले में प्रीतम का भी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो कभी भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जो पूरी टीम है वो दिल्ली तलब है और दिल्ली में ईओयू की टीम वहाँ पर कैंप कर रही है। वहाँ के एडीजी कल से ही वहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं और उनकी बातचीत हो रही है एनटीए के लोगों से। तो ऐसे में जब वहां से जैसे ही वापस आएंगे वैसे ही प्रीतम पर भी शिकंजा कसेगा। जानकारी के लिए तो मतलब वो ईओयू वाली टीम अभी दिल्ली आई हुई है, कल से दिल्ली आई हुई है, और जब कल मतलब दिल्ली से जब वापस पटना जाएंगे उसके बाद जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं, जिनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही कर दी थी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने, तब उनको बुलाया जाएगा और उनसे सवाल जवाब होगा। इस बीच अब वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, नीट पर जिस तरीके का हंगामा और जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है, घिर गई सरकार, पेपर रद्द के लिए क्यों नहीं तैयार, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये मुद्दा जो है वो सीधे सीधे पेपर रद्द किया जाए अभय जी, और साथ ही एनटीए उसमें सुधार लाया जाए, इसी को समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसमें इतनी हिचकिचाहट क्यों लगती है आपको? देखिए, ये सरकार, ये पूरा प्रकरण बताता है कि मोदी सरकार शुरू में ही अपने गठन के तुरंत बाद एक तरह के गवर्नेंस डेफिसिट की शिकार हो गई है जी। और इसके और भी पहलू हैं, जैसे कि मान लीजिए मणिपुर की आग बुझ नहीं रही है, कश्मीर में आतंकवाद फिर से भड़क रहा है, वो अमित शाह उसका हल नहीं खोज पा रहे हैं, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हो रही है। अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल सुरक्षा दे पाने में नाकाम है। हमारे शिक्षा मंत्री जो 2021 से शिक्षा मंत्री बने हुए हैं और मोदी 10 साल से इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक का जो घोटाला है, उस घोटाले को रोक पाने में, उसके लिए कोई योजना बनाने में असमर्थ हैं। केवल नीट का ही सवाल नहीं है, लगभग सभी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सारी परीक्षाएं कहीं ना कहीं संदिग्ध होती हैं। कभी भांडा फूटता है और कभी भांडा नहीं फूटने से बच जाता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से राजनीति से ऊपर उठकर उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए जिस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या वहां से खबरें नहीं आती थी पेपर लीक होने की? ये एक तरीके से सिस्टम का फेलियर है। और फिलहाल यहाँ पर जो समय लिया जा रहा है, आपको लगता है कि ये समय जानबूझकर लिया जा रहा है ताकि वो त्रुटियां दूर की जाए और पेपर जब दोबारा रीटेस्ट करवाया जाए तो उसमें इस तरीके की खामी ना हो नीट के मामले में? रोमाना जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसकी नैतिक जिम्मेवारी खुद ही ली है। और उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। अगर केंद्रीय मंत्री इसकी नैतिक जिम्मेवारी ले रहे हैं तो हमें उनके बातों पर यकीन रखना चाहिए, थोड़ी संवेदना भी बरतनी चाहिए और थोड़ा समय भी देना चाहिए। जहाँ तक सवाल लीक होने का है, पेपरों के लीक होने का है, तो ये कोई नई घटना नहीं हो। याद रखिए कि एनटीए की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि जो तमाम तरह के विश्वविद्यालय हैं या तमाम तरह की संस्थाएं हैं, वो अनगिनत अपने अपने तौर पर परीक्षाएं जो तय करते थे या वो उसको संचालन करते थे, वो एक जगह से सुदृढ़ हो, सुव्यवस्थित हो और सुसंगठित हो। लेकिन समस्या ये भी है कि इन संस्थाओं को बना देने से क्या समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, या इन संस्थाओं में कार्यरत जो लोग हैं उनके कंपीटेंस का भी उसमें ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो संस्था तो बन गई, लेकिन जो उसका कार्यकरण है, जो उसकी प्रक्रिया है, वो पुरानी की पुरानी है। उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं ऑब्जर्वर से, उन्हीं इन्विजिलेटर से, उन्हीं परीक्षा कोऑर्डिनेटर से, उसी प्रकार के प्रायोजित और उस प्रकार के जो पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं जिनकी नियुक्ति होती है। तो मुझे लगता है कि जहां तक
सरकार का सवाल है। सरकार के मंशा में तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है, लेकिन उन मंशाओं को अमली जामा पहनाने के लिए मुझे जो आवश्यक तंत्र हैं या जो संयंत्र हैं उनको कसना बहुत आवश्यक है। वही जो बात है कि एक सेकंड और ले लूं जल्दी आपका। से। आप देखिए कई इसमें समस्या ये भी आती है क्योंकि भारत में एक संघीय व्यवस्था है, और आप देखें स्कूलें जो हैं वो राज्यों के स्तर पर काम करती हैं, छोटे छोटे जिलों में कार्य करती हैं, तो उसमें अगर कोई छोटी सी भी अगर इकाई कोई छोटा सा वीक लिंक निकल जाए तो ये समस्या जो है वो बृहत रूप पर सामने आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति से ज्यादा संयम रखना बहुत जरूरी है। ये लगातार पेपर लीक एक के बाद एक घटनाएं और देश के हर कोने से ये खबरें आ रही हैं, और ये भी हम देखते हैं कि किस तरीके से सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है। कानून भी बनाया था अभी इसी साल कि साहब पेपर लीक अगर होता है तो फिर कड़ी सजा का प्रावधान हो, बड़ा जुर्माना लगाया जाए, लेकिन उसका हल भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में अब जो विपक्ष की भूमिका देखने को मिल रही है, तो मतलब मौका मिल गया विपक्ष को तो बैठे बैठाए। आपने पहले ही कहा कि थाली में परोस के दिया है। हाँ। और अभय जी ने जो कहा कि एक गवर्नेंस का जो डेफिसिट है वो सामने आया है पहली बार। लेकिन इस बार एक और अच्छी चीज़ जो मुझे इस बार देखने को मिली कि जो हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो आमतौर पे सरकार को कटघरे में खड़ा करने से परहेज करता था, वो पहली बार बहुत एग्रेसिव तरीके से ये सवाल पूछ रहा है कि ये धांधलियाँ क्यों हो रही है, और इस इशू को जो सड़कों पे बच्चे आए हुए हैं उनसे उनको पूरा मौका दिया जा रहा है, और ये बात होनी चाहिए। और कल मैंने पहली बार इस सरकार के शिक्षा मंत्री को बहुत ही डिफेंसिव देखा एक टीवी इंटरव्यू में, जो अब नैतिक जिम्मेदारी ली। क्या लगा आपको? उसमें उन्होंने कहा कि मैं नैतिक जिम्मेदारी का तो मतलब है इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा तो आप दे नहीं रहे हैं, और आप नैतिक जिम्मेदारी की एक चीज़ का तो आपने कर दिया, नीट को आप रद्द नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य। अगर इस पर बहस होनी चाहिए देश में, और संसद कल से परसों से शुरू होने वाली है, उसमें ये मुद्दा उठेगा, तो उसमें ये बात आनी चाहिए कि अगर कंसेंसस इस बात पे है कि ये पूरी नीट परीक्षा रद्द हो तो बिना किसी ताखीर के रद्द होनी चाहिए और नए सिरे से शुरुआत होनी चाहिए। और ऐसा एक आप जिसको डिफेंसिव अंदाज देख रहे हैं उसको भी तो कहा जा सकता है कि साहब वो एक ट्रांसपेरेंसी है, और शिक्षा मंत्री जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और साथ ही सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि साहब ये मामला अब अदालत में भी चला गया, और वो भी देश की सर्वोच्च अदालत में, तो वहां पर भी जरा इंतजार करना होगा। और जो सबूत है वो तो जुटाए जा रहे हैं ना भाई, ईओयू को बुला लिया गया है दिल्ली में, अब वो सबूत दिखाएंगे, वो जला हुआ क्वेश्चन पेपर, वो ओएमआर फटी हुई शीट जो उन्होंने कलेक्ट किया है, उसके बाद हम सकारात्मक कदम की सरकार की तरफ से उम्मीद क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इस मामले में मुझे लगता है कि शुरुआत से सरकार का जो रवैया रहा है, सबसे पहले कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं, उन पे तमाम सवाल खड़े किए गए। उसके बाद अब भी मुझे नहीं लगता कि सरकार के रवैये में कोई बदलाव है, नैतिक जिम्मेदारी ले लेने की कोई बहुत असर पड़ रहा है या लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें फिर भी यही कहा गया है कि आइसोलेटेड माल प्रैक्टिसेस जो हैं उनकी वजह से हम करोड़ों लाखों, इनफैक्ट 23 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया था, तो उनका कैरियर खराब नहीं करना चाहते। ये समझने की बात है आइसोलेटेड माल प्रैक्टिस क्या है। अगर कहीं भी पेपर लीक हुआ है तो वही तो उसी वजह से तो आपको कैंसिल करना है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अभी हमने देखा कि एनएसयूआई वाले या कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, एबीवीपी तक ने कल सड़कों पे प्रदर्शन किया है। देखिए, भारत में युवा पहले से ही काफी बेचैन है, उनको सपने दिखाए गए थे, उनको तमाम रोजगार के वादे किए गए थे। अब जो ये छोटी मोटी भी जो गुंजाइश हैं उनमें भी इतनी अगर गड़बड़ियां होती हैं, एनटीए का गठन, दो मैं पॉइंट कहना चाहूंगा, दो पॉइंट जो चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि राज्यों में जो गड़बड़ियां होती थी बिल्कुल इसीलिए किया गया था एनटीए का गठन। जो संघीय ढांचे की बात की गई उसके खिलाफ है, तमाम डीएमके जैसी पार्टियों ने और दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया था कि ये एनटीए जैसी एजेंसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे राज्यों में अधिक है मेडिकल कॉलेज। तो आपके ये जो दखलंदाजी कही गई थी उसके बावजूद आप सामान्य सी परीक्षा नहीं करवा पाते, तमाम परीक्षाएं दे दी गई, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, और जितनी केंद्रीय जो वजीफे दिए जाते हैं उन सब की परीक्षाएं एनटीए ले रही है। उसके बावजूद इतनी बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, तो ये तो 7 साल के दौरान इतना सा भी नहीं कर पाए, तो फिर किया क्यों गया, एनटीए लाया क्यों गया, ये बहुत बड़ा सवाल। फिलहाल आज जो प्रदर्शन हो रहा है, जो कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, और अभी जो सबसे ज्यादा रोष है अभय जी वो नीट के पेपर को लेकर है। और यहाँ पर जिस तरीके से अभी खुद ही मुकेश जी ने बोला ना कि साहब सरकार की तरफ से कहा गया कि साहब आइसोलेटेड ये मामले हो सकते हैं, तो बहुत मुमकिन है सर, ऐसा संभव आपको लगता है कि साहब जोनल या रीजन वाइज कोई फैसला सरकार ले, या फिर नहीं एक ब्लैंकेट फैसला ही लेना यहाँ पर सरकार को पड़ेगा कि या तो पूरी के पूरे देश में परीक्षा रद्द, या फिर कुछ जोनल पॉकेट्स
पॉइंट्स जहां से ये अनियमितताएं सामने निकल कर आ रही हैं, जहां से सबूत सामने आ देखिए, जिस तरीके से दबाव बन रहा है, सरकार को जल्दी जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। और दबाव क्यों बन रहा है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है। इसमें एक साइलेंट पार्टी भी है, एक खामोश पार्टी भी है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है। शिक्षा का पूरा क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में पिछले 10 साल से है। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो पसंदीदा व्यक्ति हैं, 2021 से शिक्षा मंत्री बने हुए। आपने शिक्षा मंत्री की बात की है ना सर, जी। उन्हीं की खास बातचीत आई है, जरा ये दिखा देते हैं पहले दर्शकों को। हमारे साथ बात करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, पहले नीट और फिर यूजीसी नेट का एग्जाम, आपको लगता नहीं कि देश के लाखों बच्चे जो सालों तैयारी करते हैं, महीनों तैयारी करते हैं और उसके बाद एग्जाम के बाद इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है? देखिए, मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, इस प्रकार की एक्सीडेंट को स्वीकार करता हूं। मैं भी उसके लिए जिम्मेवार हूं, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। दो अलग अलग विषय, नीट और नेट यूजीसी। नेट यूजीसी में हमको जब भी प्रमाण मिला, जब भी सूचना मिली, कल दिन को 3 बजे सूचना हमको मिली, हमने 2-4 घंटे में उसके ऊपर एक निर्णय कर लिया। नीट की 2 प्रकार की विषय था, एक ग्रेस मार्क की इशू था, उसको भी कोर्ट की आदेश के हिसाब से समाधान कर लिया गया। एक पर्टिकुलर जगह की कुछ विसंगति ध्यान में आई है, उसको भी उसकी समस्या की अंत तक हम लोग पहुंच गए हैं। बिहार पुलिस ने डे 1 से उस पर कार्रवाई शुरू किया है। उसको भारत सरकार के अधिकारी और बिहार की अधिकारी मिलके जल्द ही उसमें एक लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगे। जब यूजीसी नेट के साथ आपको जब गड़बड़ी की जानकारी मिली, आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर नीट की परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका या गड़बड़ी की बातें सामने आई, तो आप उसके साथ वही ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं फिर कहूंगा, जो तथ्य सामने आई है, नीट और नेट यूजीसी में एक मूलभूत अंतर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीग्राम के माध्यम से इसके पूरा क्वेश्चन आ गया था। नीट के मामले में मूल विषय था ग्रेस मार्क, एक प्रोसीजरल एनोमलीज था, मूल विषय था। देखिए, लाखों विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी एक मेरिट लिस्ट में आए हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के आए हैं, गरीब घर के बच्चे आए हैं, मध्यवर्गीय घर के बच्चे आए हैं, छोटे शहर के बच्चे आए हैं। इन सारे बच्चों के भविष्य को ऐसे ही तो अनदेखा नहीं किया जा सकता है ना। उनकी भी तो दायित्व सरकार के साथ है, उनकी भी तो चिंता हमें है। और चीज़ों को, कोई भी चीज़ों को एक लॉजिकल एंड तक लेने में थोड़ा समय लगता है। इसमें नीट और नेट के एक मूलभूत अंतर है। सर, आपको क्या लगता है कहीं से भी अब तक कोई ऐसा इनपुट मिला है कि इस पूरे मसले पर एनटीए की भी कहीं कोई गलती है और एनटीए के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं सारा विषय को, एक इंटरनल इंक्वायरी चल भी रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एनटीए को सुधारा जाएगा। सरकार एक रिफॉर्म कमेटी की भी योजना बना रही है। एनटीए की स्ट्रक्चर से लेके उनकी डाटा एनालिसिस तक की प्रक्रिया को एक नया रिकमेंडेशंस के साथ उनके सामने रखा जाएगा। तो देश के शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि साहब वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि एनटीए में सुधार जरूरी है और ये सुधार किया जाएगा और कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।